अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, यानी बुक का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस बुक में फ़िज़िक्स की बुक में 10th क्लास के कितने चैप्टर्स हैं, उनमें क्या क्या बताया गया है, हमें इस पूरे कोर्स के अंदर किस तरह से स्टडी करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हमारे इस बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिस तरह हमारी जो है 9th की बुक के थे। ठीक है, 9 चैप्टर्स थे। अब जो हमारी 9 की बुक कंप्लीट हो गई 1 से 9 चैप्टर तक, तो जो 10 चैप्टर है वो हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 10 से 18 तक चैप्टर्स जो हैं वो हम अपनी 10th की बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 10, जिसको हम अगर 10th के अकॉर्डिंगली देखें तो वो हमारा फर्स्ट चैप्टर बनेगा, दैट इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सो चैप्टर नंबर 10 इज़ अबाउट simple harmonic motion and waves। सो ये होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 10th फिज़िक्स। सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसको हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और कहते किसको हैं कि अगर बॉडी मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक और अपने ही इर्द गिर्द जो है मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस तरह से कि इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, यानी स्प्रिंग। ठीक है, मैं स्प्रिंग सिस्टम को या हम लोग पेंडुलम की बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि अगर हमने कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया है, ठीक है, लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी ओ पॉइंट है। अब अगर हम इसको मूव करवाएं तो ये इस तरह से मूव करे कि ये एक्सट्रीम पॉइंट तक तो जाए, लेकिन जब वापस आए तो इसी मीन पॉइंट से गुजर के फिर आगे जाए। ठीक है, फिर ये अपने मीन पॉइंट पे ही मूव करता रहे, तो ये कहलाता है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो इसके लिए हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं जिसके साथ कोई मैस अटैच है, तो वो किस तरह से अपने मीन पोजीशन के अलोंग मूव करेगा और क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसी फोर्स है जो इसको इस बात पे उकसाएगी कि वो अपने मीन पॉइंट से गुजर के ही जाए। ठीक है, तो उस फोर्सेस को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो अब ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हम कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, कोई भी हमने जो है आवाज़ प्रोड्यूस करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, वाइब्रेशन से क्या होता है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जिस तरह ड्रम है, ड्रम को रख दें तो वो कोई भी आवाज़ नहीं देगा, लेकिन जब जैसे उसको बीट करते हैं, कोई हाथ से बजाएं या स्टिक से, तो हमने क्या किया, बेसिकली उसमें वाइब्रेशन कॉज कर दिया। वो वाइब्रेशन क्या करेगी, हमें साउंड देगी। अब वो जो साउंड वेव्स हैं वो क्या सारा टाइम ही ट्रैवल करती रहेंगी। सो ये तो हमने बात कर ली कि अगर हम एयर में कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं तो किस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से अगर वाटर में वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो फिर भी हमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कॉज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी। तो उन वेव की भी स्टडी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि वो वेव किस तरह की होती हैं और किस तरह डिस्टर्बेंस कॉज की जाए, तो ये वेव किस तरह आगे मूव करेंगी और कितनी एनर्जी ये कैरी कर सकती हैं। सो ये तमाम काम हम अपने फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि क्या होती है हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड हम वेव्स को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो साउंड के हमारी स्पेस के अंदर हैं, चाहे वो वाटर के अंदर हैं, और क्या चीज़ है जो इन वेव को विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म कर देती है। वरना ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी इन्वायरमेंट में हर टाइम हमें आवाज़ें ही सुनाई दें। सो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज़ ऑल अबाउट द साउंड। Second chapter is basically the chapter number 11 of this book and it is about the sound। ठीक है, अब साउंड वर्ड से ही हमें पता चल रहा है ये किस बारे में होगा। तमाम जो भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ आवाज़ के बारे में होगी कि किस तरह से आवाज़ को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। जिस तरह अभी मैंने कहा कि वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो कि उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल है या किस तरह की है। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम रिक्वायर है या नहीं है, हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी जगह से हवा को ख़त्म कर दें तो वहाँ साउंड नहीं होगी, तो क्या रीज़न है
कि ये साउंड सिर्फ वहाँ पे मौजूद होती है जहाँ पे हम कोई ना कोई मीडियम, कोई एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड के, यानी वो किस टाइम हमें ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी, किस टाइम हमें लो लगेगी, उसकी पिच यानी क्या क्या खसूसियात उसके साथ जुड़ी हुई हैं जो एक साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अहम है, ठीक है। हम यूँ तो कह देते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत चुभने वाली है, बारीक है, तो हम किस बिहाफ पे उसको कह रहे होते हैं कि उसकी आवाज़ जो है वो बारीक है या मोटी है या चुभने वाली है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को स्टडी करेंगे डीपली, तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो साउंड के साथ रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं आगे कि हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जाएं तो क्या होता है कि आवाज़ गूंजती है, ठीक है। तो वो आवाज़ की गूंज किस वजह से प्रोड्यूस होती है, क्या साउंड का ऐसा क्या चीज़ है जो उसको वापस हम तक दोबारा लाने में, इको साउंड जिसको हम कहते हैं, वो क्यों प्रोड्यूस हो जाती है, वो भी हम डीपली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसी तरह हम ये देखेंगे कि हम साउंड की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ साउंड ऐसी हो जाती है जो हमारे लिए नॉइज़ पोल्यूशन कॉज कर देती है, यानी कि वो हमारे कानों पे इफ़ेक्ट कॉज करती है इंस्टेड ऑफ कि हमें कोई प्लेजेंट इफेक्ट दे, ठीक है। आप एक तरफ देखिए म्यूज़िक क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होगा, लाइट होगा, तो आपके कानों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, तो क्या होगा, हॉर्न पे हॉर्न जो है लोग दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए नॉइस क्रिएट करेगा। तो क्या ऐसी चीज़ है कि आवाज़ ही है, ठीक है, वो साउंड ही है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि सम टाइम वो आपको प्लेजेंट लग रही है, सम टाइम वो आपको आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये स्टडी करेंगे कि अगर एक ह्यूमन ईयर है तो वो कितनी अमाउंट या कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो कोई मक्खी है, थोड़ी डिस्टेंस पे हमसे अपनी साउंड क्रिएट करिए तो वो हमें नहीं पता चलेगी, ठीक है। जब वो कान के करीब आके करेगी तभी आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि उसकी साउंड की इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है कि आपका कान उसको दूर से भी डिटेक्ट कर सके, ठीक है। इसी तरह से कुछ साउंड ऐसी हैं जो ह्यूमन रेंज से बहुत ज़्यादा हैं और ह्यूमन ईयर अगर उसको सुनेगा तो उसके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो वो क्या रेंज है और किस रेंज में हमें रह के जो है नॉइस को सुनना है, वो भी हम इस चैप्टर में डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देगा कि साउंड कैसी होगी, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे और किस तरह से इको साउंड प्रोड्यूस होती है और कौन सी रेंज है जो ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 12, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मीन्स लाइट से निकल रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जहाँ पहले हमने साउंड को डिस्कस किया, अब हम सारी चीज़ें जो है वो लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह लाइट ट्रैवल करती है, किस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, इसको ट्रैवल करने के लिए क्या कोई हमें ऐसा मीडियम रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वैक्यूम में ले जाते हैं तो क्या वहाँ पे लाइट मौजूद होती है या नहीं होती। इसी तरह से कि किन जगहों पे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, बिल्कुल टकरा के वापस आ जाती है, उस फेनोमेना को क्या कहते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही, पास कर गई है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी डिफरेंट तरह की केबल्स हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो लाइट जो है वो सिर्फ रोशनी देने के काम नहीं आ रही, बल्कि हमारी इंफॉर्मेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह पे और बहुत लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो वो किस वायर के थ्रू करती है कि किस वायर के थ्रू हम उसको गुजारते हैं, किस केबल के थ्रू हम उसको पास आउट करवाते हैं, और क्या फिनोमेनास होते हैं कि लाइट जो है वो तो एक लाइट है लेकिन वो हमारी इंफॉर्मेशन भी कैरी करने के काम आती है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, यानी टकरा के वापस आ जाना, रिफ्रैक्शन क्या होती है, पास आउट कर जाना। इसी तरह से हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आ जाता है जो कि ऑप्टिकल जो फाइबर केबल्स हैं उनमें यूज़ होता है, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन को आगे भेज रही होती हैं उन केबल्स में ये प्रोसेस यूज़ होता है। और उसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो टकराने के बाद वापस टोटली, क्योंकि रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में होता है कि
जितनी भी भेजी उतनी नहीं रिफ्लेक्ट होके आती, कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लेकिन अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसमें जितनी लाइट फॉल करेगी उतनी की उतनी वापस आएगी, ठीक है। तो इन तमाम फिनोमिनास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर साउंड। चैप्टर नंबर 13 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर नंबर 13 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी ये चार्जेस के बारे में है, ठीक है, कि चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, कौन सा चार्ज कैसे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, कौन सा चार्ज किस चार्ज को रिपेल कर सकता है, और चार्जेस प्रोड्यूस ही क्यों होते हैं। मेन क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है ना कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस किस फिनोमिना के थ्रू चार्जेस को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। चार्जेस की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, ठीक है। अगर दो एक जैसे चार्जेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर दो जो है डिफरेंट चार्जेस हैं, लाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कंबाइन करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो चार्जेस हैं, जो स्टैटिक चार्जेस एक चीज़ के ऊपर रुके हुए हैं, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहे, तो वो कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में ये स्टैटिक चार्जेस बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उन एप्लीकेशंस को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं, जहाँ पे हम इसको अप्लाई करके इस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, उसी तरफ हमारे पास इसके कुछ डेंजरस एस्पेक्ट्स भी मौजूद हैं। कि अगर हम स्टैटिक चार्जेस को देखें और स्टैटिक चार्जेस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी कार पे जिसमें आप पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो आग भी लग सकती है, ठीक है। इसी तरह जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, यानी बिजली चमकती है, तो क्यों कहा जाता है कि उस टाइम पे आप बाहर ना निकलें, आप जो है एहतियात करें, वो इन्हीं स्टैटिक चार्जेस की वजह से, क्योंकि जब ये बॉडी में फ्लो कर जाएं अगर, तो ये जो है आपकी बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हमारे चार्जेस के बारे में होंगी, जो रुके हुए हैं, उनमें किस तरह से अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 इज़ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इन दो चैप्टर में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे स्टैटिक्स का वर्ड आ गया, यानी वो चीज़ जो रुकी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस की बात ही हो रही है। यहाँ पे हमने उन तमाम चार्जेस को डिस्कस किया जो कि रुके हुए थे, स्टैटिक कंडीशन में थे, ठीक है। लेकिन अब हम करंट पे आ गए। करंट होता ही क्या है कि जब चार्जेस फ्लो करें, ठीक है, तो चार्जेस के फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होगा। सो वो करंट हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल सके, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो है अगर ये जो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, तो पहले केस में तो वो मूव नहीं कर रहे थे, तो अब ऐसी क्या रीज़न आई, ऐसी क्या कंडीशन थी कि चार्जेस को मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। सो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे जो कि मेजर रीज़न होगा करंट प्रोड्यूस करवाने में, यानी चार्जेस को फ्लो करवाने में, ठीक है। फिर अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स वोल्टेजेस का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो अगर वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो हमें उसको भी मेजर करना है कि किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज डिफरेंस आएगा जिसकी मदद से चार्जेस जो है वो फ्लो कर पाएंगे और करंट जो है वो जनरेट होगा। तो हम इसमें वोल्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ से हमें ये पता चलेगा कि अगर किसी चीज़ में रेजिस्टेंस मौजूद है, नो डाउट हर चीज़ में रेजिस्टेंस होती, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ आने से अपोज कर रही होती है, ठीक है, रुकावट बन रही होती है उस चीज़ में, ठीक है। तो अगर हम करंट को पास आउट करवाना चाह रहे हैं किसी भी वायर के अंदर से, तो उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि उसके पाथ में रुकावट बनेंगे, ठीक है।
तो वो रुकावट को ओवरकम किस तरह किया जा सकता है, उस रुकावट के लिए हमें कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, कितना करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम इजीली करंट को पास आउट करवा सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम ओहम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास आ जाती हैं कि अगर हम किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, अब हम उससे कोई काम लेना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन उससे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने का मतलब है कि करंट इजीली फ्लो कर जाए या जो है वोल्टेजेस में कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी बिहाफ पे रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं कि अब हमने चार्जेस की बात कर ली कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जो हैं अगर किसी में से पास आउट कर रहे हैं किसी मटेरियल में से तो उसको क्या कहते हैं, यानी कंडक्टर्स। अगर कहीं से नहीं फ्लो कर पाते तो उनको क्या कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कि हम लोग जो रेजिस्टर्स की कम्बिनेशन को मिला के भी कोई सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतनी सी रेजिस्टेंस हो और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे पास दो तरह के कम्बिनेशंस आ जाते हैं, पैरेलल आ जाता है, सीरीज़ आ जाता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है, कौन सा करंट को ज़्यादा फ्लो करवा सकता है, कौन सा कम्बिनेशन है जो वोल्टेजेस को ज़्यादा ट्रांसफ़र करवा सकता है। सो ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास आ जाती हैं कि पावर क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोगों ने बात कर ली कि चार्जेस किस तरह मूव कर रहे हैं, कौन सा डिवाइस है जो इसको डिटेक्ट कर सकता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सा डिटेक्ट करेगा। इसी तरह हमने रेजिस्टेंसेस की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं कि पावर क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर क्या है, कोई भी काम करने की ताकत। ठीक है, तो जब तक वो ताकत नहीं होगी आप कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरह चार्जेस को भी कोई ना कोई ताकत चाहिए होती है ताकि वो फ्लो कर सके, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास करंट की भी टू टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाता है करंट, डायरेक्ट करंट, एक आ जाता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सा करंट चाहिए होता है, हम उस चीज़ को भी डीपली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि स्टैटिक चार्जेस जहां हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरह कुछ डेंजरस एस्पेक्ट्स भी उसके मौजूद हैं। तो अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो करंट में तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, तो वो चार्जेस भी जहां हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम हर चीज़ को जो है यूज़ कर पा रहे हैं, वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो उन डिसएडवांटेजेस से हमें कैसे बचना है, हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उस रिस्क को ख़त्म करना है, कम करना है, तो वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा ऑल अबाउट द चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे है, करंट पे है, कि हम उसको किस तरह प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे किस तरह से जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करवा रहे हैं और किस तरह हम उसके नुकसान से बच सकते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इसमें अब हमारे पास दो टर्म्स कंबाइन हो गई हैं, एक है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो हम पढ़ते आ रहे हैं जो हम चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हम चार्जेस को भी डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज़ करें और चार्जेस यानी करंट को प्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करेंगी। तो जहाँ पे हमारे पास करंट होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाएंगे। और किस तरह से करवाएंगे, कौन सा डिवाइस होना चाहिए, किस तरह का कॉइल होगा,
तो किस तरह की जो है या किस तरह का मैग्नेट होगा तो किस तरह की फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हम चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चार्जेस की किस तरह की होती है, पॉजिटिव चार्जेस की कैसी होती है, नेगेटिव की कैसी होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं चार्जेस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस किस तरह बनती हैं, नेगेटिव की कैसे बनती हैं। इसी तरह अगर हमने मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेट के दो पोल्स हैं, तो वो दोनों पोल्स क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह को जा रही है। यानी हमारे पास एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। सो कौन सी लाइन आउटवर्ड जाएगी, कौन सी इनवर्ड आएगी, तो ये तमाम चीज़ें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक बहुत मेजर एप्लीकेशन आ जाती है इसकी, दैट इज़ ट्रांसफार्मर, ठीक है, कि हम चार्जेस देंगे या हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और हमारे पास जो है वोल्टेज प्रोवाइड करेगा हमें, जो कि अगर हम पहले जो चार्जेस दे रहे थे, जो पहले फील्ड अप्लाई कर रहे थे, जो पहले वोल्टेज दे रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम छोटी वैल्यू देके हम बहुत बड़ी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इस फेनोमिना को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर लिए, ट्रांसफार्मर हमने लगा के जो है कम वोल्टेज देके ज़्यादा वोल्टेज गेन कर लिए, लेकिन अब हम उन वोल्टेजेस को बहुत दूर तक ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो हमें वो ज़्यादा वोल्टेज किस तरह डिफरेंट एरियाज़ में पहुंचाने होंगे, ठीक है। अब डिफरेंट एरियाज़ में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस आने लग जाएं तो हमारे घरों की चीज़ें सड़ जाएं, क्यों, क्योंकि वो 220 वोल्ट्स पे काम करती हैं, लेकिन पावर स्टेशंस जहाँ पे जनरेट हो रही होती है वहाँ पे बहुत थाउजेंड की अमाउंट में ये वोल्टेज जनरेट हो रहे होते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक आने में उसको किस तरह उस वैल्यू को कम किया जाता है, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Next chapter is about the basic electronics and it is chapter number 16. Chapter number 16 is the basic electronics and basic electronics में क्या होता है कि हम डील करते हैं बाइनरी डिजिट से। बाइनरी डिजिट मीन 0-1 की फॉर्म में, तो उस 0-1 की फॉर्म को लेके हम किस तरह से डिफरेंट जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, कौन से गेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनकी हम हेल्प लेंगे और हेल्प लेने के बाद हम अपने जो एप्लीकेशंस है, हम कोई भी चीज़ रन करना चाह रहे हैं तो वो इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो वही 0 और 1 की फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं हर चीज़ को टर्न ऑन करने में, टर्न ऑफ करने में, और वो भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सम टाइम हम अब देखें कि जो है अलार्म्स वगैरह बजना शुरू हो जाते हैं जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन हो। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के फिनोमिनास को यूज़ किया होता है। वहाँ पे क्या होता है कि सम टाइम अगर हम लोगों ने कोई सिचुएशन फिट की हुई है कि अगर यहाँ से इतना टेम्परेचर राइज करे तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ जो सेट की हुई है वो किसी ना किसी गेट के थ्रू की हुई है, और वो गेट कहाँ से डिज़ाइन हुआ है? हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करता है। सो एंड गेट, नॉट गेट, हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, उन तमाम को और उन तमाम की एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। Chapter number 17 is about chapter number 17 and it is information and communication technology. Information and communication technology. Communication technology. एंड इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम अगर किसी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपनी बात किसी और तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन वो पर्सन हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आजकल तो ये है कि व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, तो जहाँ भी हम हैं वहाँ से किसी आउट ऑफ कंट्री भी बहुत इजीली कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो ये तमाम काम क्यों हो रहा है?
किस बिहाफ पे हो रहा है, हम अगर यहाँ से कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वो उसमें हम लोग कोई जिस तरह टेलीफोन थी, टेलीफोन में क्या था कि हमारी वायर्स लगी हुई थी और वायर्स के थ्रू हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती थी, ठीक है। तो वो क्या था कि हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते थे किसी वायर के थ्रू, तो इसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे चैप्टर में। अब क्या हो गया, अब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में कोई केबल नहीं है, तो किस तरह से हम उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं अपने मैसेजेस को, तो वो हम स्पेस को जो है यूज़ करते हैं। स्पेस में हम अपने जो सिग्नल्स हैं उनको भेजते हैं और अगला उस चीज़ को रिसीव करता है, ठीक है। तो स्पेस में किस तरह से वर्किंग हो रही है, कौन कौन से जो है हमें स्टेशन पावर जो है कोई भी मीडियम जो है वो किस तरह हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम अपना मैसेज कहीं और तक पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट को यूज़ करके डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो भी हमारे क्या आ जाते हैं कि हम किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी को अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करके अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से मैसेज जाता है, किस सिग्नल के फॉर्म में जाता है, तो वो डीपली हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर नंबर 17 विच इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो द लास्ट वन चैप्टर इज़ अबाउट द एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इसकी स्पेस नहीं है, सो हम यहाँ पे करके लिख देते हैं चैप्टर 18 एंड इट इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में हमने थोड़े ऊपर के लेवल पे बात की, ठीक है। वो चीज़ जो हमें नज़र आ सकती है इजीली, ठीक है, उस चीज़ की बात की। अब अगर हम कोई एक स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के बहुत डीपली अंदर जाके बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसका एटॉमिक लेवल होगा, ठीक है। एटम्स किसी भी लाइक हवा में इतने एटम्स मौजूद हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो क्या है कि उन एटम्स को हम स्टडी करेंगे, उन एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे, उस न्यूक्लियस के भी अंदर जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे। अब उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो एक एटम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एटम के थ्रू हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स के मदद से हम अगर एटम्स को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल हमें आगे फर्दर किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दो एटम्स को जोड़ें और मॉलिक्यूल बना दें, ठीक है, फिर उसी को बाद में ब्रेक करें और दो एटम्स बना दें, ठीक है। तो ये हमारे फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन हो जाएंगे जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, किसी चीज़ को कंबाइन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ कंबाइन होने पर राज़ी नहीं होती। तो क्या होता है कि हमें कुछ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी देना पड़ेगी, कुछ प्रोसेसेस जब ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास एनर्जी जो उस एटम ने पहले एब्जॉर्ब करके कंबाइन हुए होते हैं वो बाद में जब टूटते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। फिर उस एनर्जी से हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। फिर सन के ऊपर किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे एटॉमिक स्केल पे होंगी, हमारे न्यूक्लियर स्केल पे होंगी, ठीक है। और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रही है और किस तरह से हमें जो है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती है या किस तरह की एनर्जी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो ये है हमारे 9 चैप्टर जो कि हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक में डिस्कस करेंगे।